हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्षराज है। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम द हिंदू एनालिसिस को कंप्लीट कवर करेंगे 19 ऑफ जून के लिए। इसके अंदर पर्टिकुलरली आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी दिए गए हैं और मेंस के क्वेश्चन भी दिए गए हैं और रैपिड रिवीजन टेबल भी दी गई है, जिसे आप स्टिकी नोट में लगा करके अपने नोट्स में लगा करके याद कर सकते हैं। यूपीएससी सिलेबस के पिटफॉल्स भी इसके अंदर आपको बताए हैं और ट्रैप पॉइंट्स यूपीएससी कहाँ कहाँ ट्रैप्स बना सकता है वो भी बताए हैं। अगर सबसे पहले टॉपिक से बात की जाए तो आज का एजेंडा क्या रहेगा हमारा, तो सबसे पहले टॉपिक हम ग्लोबल सिक्योरिटी को कवर करेंगे, यूएस ईरान सीज फायर अकॉर्ड को। उसके बाद पीपीएफ और वेलफेयर की बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट बढ़ाया है 8.25, उस बारे में बात करेंगे। सोशल सिक्योरिटी और चैलेंजेस की भी बात करेंगे, जिसके अंदर हम गिग वर्कर्स और इलिटरेट वर्कर्स को भी कवर करेंगे। थर्ड थर्ड टॉपिक की बात की जाए तो टेक और गवर्नेंस को कवर करेंगे, नीट पेपर लीक से लेकर के टेलीग्राम बैन तक के, कि हाई कोर्ट ने उसे बैन क्यों किया। साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है साइबर सिक्योरिटी क्राइम से रिलेटेड। अगर यूएस से सबसे पहला टॉपिक हम इंटरनेशनल रिलेशन से कवर करेंगे। इसके अंदर आपको जाकर के यूएस और ईरान की लोकेशन को देखना है मैप में, और स्टेट ऑफ हॉर्मूज को। अगर यूएस ईरान सीज फायर की बात की जाए तो जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है और जो ईरानियन प्रेसिडेंट है मसूद, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है टू रिजॉल्व रीजनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ऑन February 28। इसके कारण क्या हुआ कि वहाँ की जो यूएस आर्मी थी वहाँ से हट गई, और वहाँ की जो यूएस आर्मी थी वो हट गई। और जो देखा जा सकता है कि 2% तुरंत ड्रॉप हो गया था ऑयल प्राइसेस में। अगर नेक्स्ट बात करें तो यूपीएससी रेलिवेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ईरान एक हॉट पॉइंट है क्रूड ऑयल के लिए। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करें तो ये इंडिया लाई करता है, और इसी के बीच में अगर आप जैसे जैसे जाएंगे तो यहाँ पर ईरान लाई करता है इस पर्टिकुलर रीजन में, और यहीं पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो जाता है। ये एक ओनली डीप वाटर कनेक्शन है जो ऑयल रिच पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के बीच में। अगर ट्रैफिक लोड की बात की जाए तो इस रास्ते से पर्टिकुलर 20 मिलियन बैरल्स पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पास होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ ग्लोबल कंजप्शन। और ये एक एलएनजी चौक पॉइंट भी है। अगर फिल्म ट्रैप की मैं बात करूँ तो ईरान ओवर द नदर्न कोस्ट लाइन, बट द साउथ कोस्ट इज शेयर्ड बाय ओमान एंड यूएई। ये बिल्कुल गलत है, वो ओमान के द्वारा इंटायरली बाउंडेड नहीं है। अगर स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट्स जैसे कि बात की जाए सेम टू सेम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो किस बीच में लाई करता है वो देखने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है, और जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो ईरान, ओमान और यूएई है। जो 60% क्रूड ऑयल इनफ्लो जो इम्पोर्ट होता है इंडिया में वो कंट्रोल करता है। बाबल मंडेब स्ट्रेट की बात की जाए तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में है, जो यमन, जिबूती, इरिट्रिया, जो बेसिकली आपको बताया जाए तो अफ्रीका वाला जो रीजन है वहां पर लाई करता है। स्टेट ऑफ मलक्का की बात की जाए तो स्टेट ऑफ मलक्का अंडमान सी, साउथ चाइना, सिंगापुर के बीच में लाई करता है। और स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेडिटेरेनियन सी और एटलांटिक सी को कवर करता है। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है स्पेन, मोरक्को और यूके। यूके जो जिब्राल्टर में आता है। ये गेटवे है इंडियन शिपिंग एक्सेसिंग का, जो नॉर्थ अमेरिका तक जाए। अगर यूपीएससी ट्रैप पॉइंट की बात की जाए तो पर्शियन गल्फ इज शैलो with high vaporization rates. It has a higher salinity compared to the open Arabian Sea due to limited fresh inflow. ये आप इसे याद कर सकते हैं यूपीएससी के लिए। मेंस एनालिसिस की बात की जाए और यूएस नेवल ब्लॉकेड से उन्होंने उनके हटते के साथ 2.5 मिलियन बैरल्स का ईरान जो क्रूड ऑयल है उन्होंने सिंगल नाइट में प्रोड्यूस करा है। इंडियन फिजिकल क्वेश्चन की बात की जाए तो पर्टिकुलरली इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल है वो 15,000 करोड़ है, ईजिंग प्रेशर ऑन द करेंट अकाउंट डेफिसिट। अलाइड फ्रिक्शन की बात कर ले तो जो यूनिलेटरल यूएस ईरान इंटरिम डील थी। अगर नेक्स्ट वे फॉरवर्ड्स की बात करें तो इंडिया को अपना जो बास्केट है वो एनर्जी के लिए बढ़ाना चाहिए, और किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री पे रिलाई नहीं करना चाहिए। अगर स्ट्रेंथ नेटिव बफर्स की बात की जाए तो इंडिया को फेज 2 में जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है जैसे कि पडूर में है कर्नाटका वाले रीजन में,
और एक जो उड़ीसा में है वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर आपको पर्टिकुलरली प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया गया है, मेंस का 15 मार्कर का क्वेश्चन दिया है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी ऐड किया गया है। ये एक होलिस्टिक पीपीटी होती है बेसिकली, जिसके अंदर आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट ईपीएफओ की बात करें तो ईपीएफओ ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है 8.25 तक करके, क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है जो डिपॉजिट करते हैं अपना फंड, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने बढ़ा करके 8.25% कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर नेक्स्ट हम ईपीएफ और ईपीएफओ को समझे तो जो ईपीएफओ है वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है एस्टेब्लिश्ड अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। स्टैच्यूटरी बॉडी उसे कहा जाता है जो एक एक्ट के माध्यम से बनी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट्स के अंडर काम करती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो स्टैंडर्ड 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस है वो कंट्रीब्यूट करते हैं बोथ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों। और वेलफेयर अम्ब्रेला की बात की जाए तो फंड पूल है, जो फंड पूल है वो मैनेज करते हैं 3 प्राइमरी सिक्योरिटी स्कीम्स, ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। यूपीएससी रेलिवेंसी की बात की जाए तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और प्रीलिम्स की बात की जाए तो स्ट्रक्चरल जो ऑपरेशन होते हैं ईपीएफओ के उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, कंपोजिशन ऑफ सीबीटी पूछ सकता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। स्ट्रक्चर ऑफ ईपीएफओ और सीबीटी की बात की जाए तो सीपीटी जो है वो अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है ईपीएफओ की, जो फीचर करती है यूनिक ट्राइपार्टाइट रिप्रेजेंटेशन पैटर्न टू इंश्योर बैलेंस आउटकम, और इसे चेयर करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। फंड इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इनके फंड का जो 85% होता है वो ये जो हाई ग्रेड डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें लगाते हैं, फिर जो 15% होता है वो इक्विटी में लगाते हैं टू सिक्योर द मनी ऑफ एम्प्लॉयज। मेंस एनालिसिस की बात की जाए तो जो वेलफेयर वर्सेस फिजिकल बैलेंस है उनमें अपन कवर कर सकते हैं 8.25 वाला रेशियो। और सोशल सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात की जाए तो जो इनफॉर्मल इंक्लूजन है 85% ऑफ इंडिया की जो एक्टिव लेबर फोर्स है वो आउटसाइड है ईपीएफओ और ईसीआईएस के दायरे से। डेमोग्राफिक प्रेशर की बात की जाए तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में वो ज़्यादा बढ़ रही है और जो स्टैट्यूटरी पेंशन एंड सेफ्टी फंड सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी प्रेशर हैंडल कर रहा है। अगर गवर्नमेंट रिफॉर्म की बात करें जिसे आप कंक्लूजन में या वे फॉरवर्ड में भी लिख सकते हैं यूपीएससी में, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 जिसके अंदर गवर्नमेंट ने 9 लेगेसी सेंट्रल लेबर लॉज दिए हैं, जिसके अंदर उन्होंने ब्लूप्रिंट दिया है टू फॉर्मलाइज इनफॉर्मल एंड गिग वर्कर्स। इसके इसके अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं, प्रीलिम्स के एमसीक्यू, मेंस का क्वेश्चन और मेंस का 15 मार्कर क्वेश्चन। अगर टेलीग्राम बैन की बात की जाए तो जो नीट पेपर लीक हुआ था उसके लिए टेलीग्राम को बैन किया गया है। अगर देखा जाए तो मई 3 में जब नीट कंडक्ट हुई थी फिर उसके बाद मई 12 को एग्ज़ाम कैंसिल हो गई थी और जो 17 तारीख को टेलीग्राम प्लेटफॉर्म बॉन्ड स्ट्रक्चर मिसयूज और 19 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे अपहोल्ड कर दिया था। अगर यूपीएससी ट्रैप की बात की जाए तो एनटीए इज ऑटोनॉमस सेल्फ सस्टेन्ड टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट वाज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। अगर बैकग्राउंड की बात की जाए प्लेटफॉर्म बैन की तो एक सेफ हार्बर यूज करते हैं, उसके कारण इसे बैन किया गया। सोशल इंटरमीडियरीज आर शील्डेड फ्रॉम द थर्ड पार्टी कंटेंट अंडर आईटी एक्ट 79। और ड्यू डिलीजेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म है वो लोज सेफ हार्बर इफ दे इग्नोर टेक डाउन ऑर्डर्स फॉर इलीगल कंटेंट। सेक्शन 69A की बात की जाए अलाउज द सेंटर टू इशू अ ब्लॉक ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सोवरेनिटी। डिजिटल सोवरेन रिस्क की अगर बात की जाए तो जो ये एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया का कोई नेटिव इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। वे फॉरवर्ड की बात की जाए तो हमें रॉबस्ट लॉ बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू अपडेट अ सेफ हार्बर रूल्स टू रिक्वायर डिजिटल प्लेटफॉर्म टू इम्प्लीमेंट ऑटोमेटेड डिटेक्शन टूल फॉर अननोन फ्रॉड पैटर्न्स।
इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए मैंने आपको प्रीलिम्स का, मेंस का, उसे भी आप कवर कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो एससी ने जो पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्राइब साइबर फ्रॉडस्टर एज अ पैरासाइट प्रेइंग ऑन अनसस्पेक्टिंग सिटीजन्स। सिस्टमेटिक प्रोटेक्शन की भी बात की जाए तो हाईलाइटेड द अर्जेंट नीड टू प्रोटेक्ट एल्डरली एंड डिजिटली इलिटरेट टू डेमोग्राफिक्स फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रॉड। जुडिशियल एक्टिविज्म और रैशनलिज्म की बात करें तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था 17 तारीख को कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए, जिसे आप कोट कर सकते हैं मेंस के आंसर में। लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर दिस सेंटर रिटेन्स फुल लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन ओवर साइबर लॉज अंडर एंट्री 31 लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट। ये GS3 सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, स्टैट्यूटरी ऑपरेशन। अगर साइबर लॉ एंड आईटी रिफॉर्म्स की बात की जाए तो पहले जो आईटी एक्ट था 2000 वाला, उसके बाद उसे अमेंड कर करके 2021 में अमेंड किया। फिर उसके बाद अभी डीपीडीपी एक्ट है, डिजिटल डीपीडीपी एक्ट 2023 established a modern legal framework for personal data protection and financial penalty limits. डिजिटल इंडिया की एक्ट की बात की जाए तो प्रपोज सक्सेसर लेजिस्लेशन टू द आईटी एक्ट टारगेटिंग मॉडर्न एआई, साइबर सिक्योरिटी एंड प्लेटफॉर्म हार्म्स। मेंस एनालिसिस की अगर बात की जाए तो थ्रेट स्केल, द मॉडर्न साइबर फ्रॉड्स ऑपरेट्स एट अ ट्रांसनेशनल हाईली ऑर्गेनाइज्ड सर्विस इंडस्ट्री। सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटीज की बात की जाए तो लो डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, लिमिटेड इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन। क्रिटिकल चैलेंजेस अगर देखा जाए तो जुरिस्डिक्शनल हर्डल्स है, ट्रेसिंग क्रिप्टो करेंसीज है और इंटरनल स्टाफ कैपेसिटी है। वे फॉरवर्ड की बात की जाए तो जो हमें इंस्टीट्यूशनल की कैपेसिटी है उसे अपग्रेड करना पड़ेगा। स्टेट पुलिस को एक डेडिकेटेड साइबर फॉरेंसिक यूनिट स्टेब्लिश करना पड़ेगी फॉर एवरी पुलिस डिस्ट्रिक्ट। इसके अंदर आपको सिक्योरिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं प्रीलिम से मेंस के, 15 मार्कर और 10 मार्कर के, जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसको आप मिस्टेक मत करना मेथी के साथ। रिकॉर्ड डिफेंस प्रोडक्शन वैल्यू रीच्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2025 ड्रिवन बाय इंडिजिनाइजेशन पॉलिसीज। यूपीएससी टाइप की बात की जाए तो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स still dominate production, but the private sector share has grown to over 21% of the total value. अगर इंडिजिनाइजेशन और सेल्फ रिलायंस की अगर बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने नोटिफाई किया है मल्टीपल पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, प्लेसिंग इंपोर्ट बैन्स ऑन थाउजेंड ऑफ सब सिस्टम वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स। फैक्ट्रीज कॉर्पोरेटाइजेशन। अगर फैक्ट्रीज की बात की जाए तो 41 लेगेसी ऑर्डिनेंस factory into 7 fully government owned corporate entities to improve operational efficiency। इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन भी दिया है, द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्कीम इज फंडेड एंड मैनेज्ड अंडर विच एजेंसी? तो इसका जो आंसर होगा वो DIO होगा। DRDO से आप मिस्टेक मत करिएगा, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आपको 5 मिनट के रैपिड रिवीजन भी दिए हैं कि US ईरान पीस अकॉर्ड, EPF इंटरेस्ट, टेलीग्राम। यूपीएससी का एक डेली सिलेबस ट्रैकर भी दिया है कि हमने आज पर्टिकुलरली क्या क्या कवर किया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। दिस इज हर्षराज राठौड़ फ्रॉम द यूट्यूब चैनल यूपीएससी विथ हर्ड। अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूँ तो आप चाहे तो 1 से 2 घंटे के लेक्चर भी देख सकते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप 1-2 घंटे का लेक्चर डेली देखेंगे और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 365 डेज से, तो आपके पास कितना बड़ा सिलेबस कलेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको कंसाइज पढ़ना है ताकि आप वहाँ पे डुएबल क्वेश्चंस को कर पाए, क्योंकि बेसिकली प्रीलिम्स में कॉमन सेंस यूज होता है। अगर आप ध्यान देंगे और अपने दिमाग को शांत रखेंगे तो जो करंट अफेयर वाले क्वेश्चन है वो बन जाएंगे आपसे। आपको ऐसा लगता है पेपर में बैठ के पेपर में आने के बाद कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, पर ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो आपको करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही कवर करेंगे तो बहुत रहेगा। और हर संडे हम एक प्रीलिम्स की मैं आपको टेस्ट सीरीज भी करूँगा, जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको हेल्प करेगा आंसर राइटिंग
और प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय लेक्चर। हैव अ नाइस डे।